Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम आपके 12th क्लास के इंग्लिश के बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 4 को स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है द रैट ट्रैप, यानी कि एक चूहेदानी. तो जो आज की स्टोरी है, ये एक चूहेदानी से संबंधित है. जो आज की ये स्टोरी है, जो चैप्टर है, ये सेल्मा लेजरलॉफ के द्वारा लिखा हुआ है, जो कि एक स्वीडिश राइटर यानी कि स्वीडन देश की लेखिका है. इनके बारे में भी यहाँ पर आपके सामने कुछ चीज़ें बताई गई हैं, यानी कि इनके जीवन के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे कि आपको लेखिका के बारे में जानने का कुछ मौका मिलता है. और साथ साथ इसमें उनकी कहानियों के बारे में भी जानने का मौका मिलता है कि उनकी कहानियों में क्या विशेष बात होती है. तो जो ये रेड ट्रैप है, यह एक ऐसी कहानी है जिसमें एक व्यक्ति चूहेदानी को बेचता है, रेड ट्रैप को बेचता है, और एक बार वो किसी के घर में जाकर के सुन लेता है और फिर वहाँ पर वो चोरी भी करता है. फिर वहाँ से वो चोरी करके बाहर निकलता है तो किसी लोहे के कारखाने में जाकर के वो छिप जाता है, जहाँ पर उस कारखाने का जो मालिक होता है वो उसको गलती से अपना कोई पुराना जान पहचान वाला समझ बैठता है, जिसको वो अपने घर ले जाता है. लेकिन दिन के उजाले में जब उसको पहचानता है कि हाँ, ये उसके जान पहचान वाला नहीं है, तो वो उसको उसके घर से निकालने की कोशिश करता है. फिर इस कहानी में क्या होता है और यह कहानी हमें क्या समझाना चाहती है, हमें क्या आशय बताना चाहती है, इस कहानी का क्या अर्थ है, तो उसके लिए हमें इस कहानी को बड़े अच्छे से सुनना होगा, समझना होगा और एक एक बात को ध्यान से समझना होगा, ताकि आप इस कहानी को अच्छे से समझ पाएँ. तो इसमें लिखा हुआ है कि सेल्मा लेजरलॉफ, यानी कि जो लेखिका, इनका नाम है सेल्मा लेजरलॉफ, जिनका जन्म 1858 में और जिनकी मृत्यु 1940 में हुई, वह स्वीडिश राइटर, जो कि एक स्वीडन लेखिका थी. ओके, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई. इसके बाद इसमें लिखा हुआ है होज स्टोरीज, जिनकी कहानियाँ हैव बीन ट्रांसलेटेड, यानी कि जिनकी कहानियों का अनुवाद किया गया है, इनटू मैनी लैंग्वेजेज, यानी कि जिनकी कहानियों को बहुत सारी भाषाओं में अनुवादित किया गया है. आगे इसमें बताया गया है कि अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, यानी कि इनकी जितनी भी कहानियाँ हैं उसमें एक सार्वभौमिक तथ्य हमें ऐसा देखने को मिलता है. अ बिलीफ, जो कि एक विश्वास है. वो कैसा विश्वास है? दैट द एसेंशियल गुडनेस, यानी कि जो प्रारंभिक जो अच्छाई है, इन ए ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य में, यानी कि मनुष्य के अंदर जो प्रारंभिक जो अच्छाई है, कैन बी अवेकन्ड, उस अच्छाई को जगाया जा सकता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग, समझ से, एंड लव, और प्रेम से. यानी कि इसमें आपको बताया गया है कि सेल्मा लेजरलॉफ एक स्वीडन लेखिका है और उनकी कहानी में खास बात यह है कि उनकी कहानी में एक विशेष बात हर कहानी में देखने को मिलती है, जो कि ये बताती है कि मनुष्य की जो प्रारंभिक जो अच्छाई है उसको समझ से और प्रेम से जगाया जा सकता है. आगे इसमें लिखा है कि दिस स्टोरी इज सेट अमिस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन, यानी कि जो ये कहानी है, ये स्वीडन की जो माइंस हैं, यानी कि जहाँ पर लोहे का कारखाना चलता है, उस कारखाने से संबंधित इस कहानी को लिखा हुआ है. रिच इन आयरन ओर, जो वे खदानें हैं जो कि लौह एस्क से परिपूर्ण है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लौह एस्क पदार्थ मिलता है. आगे इसमें बताया गया है कि विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, जो कि उस देश के, यानी कि जो स्वीडन है, स्वीडन देश के इतिहास में जो सबसे बड़ी लीजेंड्स हैं और जो इतिहास बनाती हैं, यानी कि उसका इतिहास में सबसे ज़्यादा नाम है. और आगे इसमें लिखा है कि द स्टोरी इज टोल्ड, यानी कि जिस कहानी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि द रेड ट्रैप, जो ये कहानी है, द स्टोरी इज टोल्ड, इस कहानी को सुनाया जाता है समवट, कहीं ना कहीं, इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल, यानी कि एक परियों के जैसी जो कहानी होती है, एक परी कथा के रूप में आपको सुनाया जाता है. तो आज के इस चैप्टर में हम देखते हैं कि इस कहानी में क्या होता है, वह कौन व्यक्ति है जो कि चूहेदानी बेचता है, और वह किस तरीके से चोरी करता है और चोरी वह क्यों करता है, और चोरी करने के बाद उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है. तो ये सब जानने के लिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं. तो जैसा कि हमने अभी अबाउट द राइटर के बारे में पढ़ा है, तो उसमें बताया गया कि जो ये कहानी है, जो रेड ट्रैप की जो कहानी है, ये एक परी कथा के रूप में लिखी हुई है. तो इसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि शुरू में लिखा है कि वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर वाज अ मैन, कि एक व्यक्ति था, हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप ऑफ वायर, जो कि तार से बनी हुई छोटी छोटी चूहेदानियों को घूम घूम करके बेचता था. ही मेड दैम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स, कि वो बड़ी मुश्किल से उन चूहेदानियों को खुद ही बनाता था. फ्रॉम द मटेरियल, उन वस्तुओं से, ही गोट बाय बैगिंग इन द स्टोर, जो कि वहाँ के जो कारखाने हैं, जो कि स्टोर्स हैं, वहाँ से जो उनको मांग मांग करके जो लाता था, उन सारे सामानों से उन चूहेदानियों को बनाता था. और एट द बिग फार्म, और जो कि वहाँ पर जो बड़े बड़े फार्म हैं, वहाँ से उनको लेकर आता था सामान.
बट इवन सो, लेकिन फिर भी द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन फिर भी जो उसका काम था वो उसको ज़्यादा पैसे नहीं दे रहा था, उसमें उसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था। सो इसलिए ही हैड टू रिस्टोर टू बोथ बेगिंग एंड पिटी थ्योरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। सो इसलिए ही हैड टू रिस्टोर टू, इसलिए उसको कुछ सहारा लेना पड़ा, किस चीज़ का, बहुत बेगिंग भीख मांगने का, एंड पिटी थ्योरी और छोटी मोटी चोरियाँ करने का। कि जैसे कि अभी आप इसमें समझ चुके हैं कि वह तारों से बने हुए छोटे मोटे चूहेदानी को बेचा करता था, जिसमें कि उसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था, इसीलिए उसको अपना काम चलाने के लिए रिस्टोर टू का मतलब होता है सहारा लेना, भीख मांगने का और छोटे मोटे चोरी करने का सहारा लेना पड़ा। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, कि कुछ काम चलाने के लिए, यहाँ पर टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है गुजारा चलाना। इवन सो, इतना होने के बाद भी हिज क्लोथ्स वर इन रैग, उसके जो कपड़े थे वो फटे पुराने रहते थे। हिज चीक्स वर संकन, उसके जो गाल थे वो सूखे और चिपके हुए रहते थे। एंड और हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और उसकी आंखों में साफ साफ भूख नज़र आती थी, यानी कि उसके पास फिर भी ज़्यादा पैसे नहीं रहते थे। आगे इसमें लिखा हुआ है कि नो वन कैन इमेजिन, कि कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता, यानी कि कोई ये सोच भी नहीं सकता, हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ, कि कितना दुखद और कितना नीरस जीवन, कैन अपियर टू सच ए वॉगबॉन्ड, कि इस प्रकार के घुमक्कड़ व्यक्ति के सामने कितना दुखी कर देने वाला और कितना नीरस जीवन हो सकता है। हु प्लोड्स अलोंग द रोड, जो कि अकेला ही सड़कों पर घूमता रहता है, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, अपने ही विचारों में खोया हुआ। बट लेकिन वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा रोमांचकारी था। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप, कि वो स्वाभाविक रूप से ही अपने जो चूहेदानी थे उनके बारे में विचार कर रहा था, उनके बारे में सोच रहा था। वैन सडनली, तभी अचानक, ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, तभी उसको एक विचार आया, दैट की द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि उसके आसपास की सारी जो दुनिया है, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स, कि जो सारी की सारी जो दुनिया अपनी सारी ज़मीनों को मिला करके, धरती को मिला करके, एंड सीज, अपने महासागरों को मिला करके, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस, अपने शहरों और गाँव को सबको एक साथ मिला करके, वॉज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, कि वो एक बहुत बड़ी चेतावनी के अलावा कुछ भी नहीं है। उसके मन में ये अचानक विचार आया। आगे फिर वो विचार करते हुए बोलता है कि इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज़, कि इस दुनिया का कोई भी ऐसा अस्तित्व नहीं है जो कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए हो, देन, बजाय इसके, टू सेट बेट फॉर द पीपल, जो कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनको ललचाना ही एक प्रकार का उद्देश्य है पूरी दुनिया का। यानी कि वो एक बार ऐसे स्वाभाविक रूप से अपने चुनिंदाने के बारे में सोचता है, तो सोचते सोचते उसके मन में विचार आता है कि जो पूरी जो दुनिया है, इसमें जो पूरी धरती है, पूरे महासागर हैं, शहर, जो गांव है, सबको मिला करके बहुत बड़ी चुनिंदाने के अलावा कुछ भी नहीं है, जिसमें सिर्फ एक पर्पज़ ही है कि लोगों को यहाँ पर ललचाना है, इसके अलावा और कोई भी उसका उद्देश्य नहीं है। आगे इसमें लिखा है कि इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, shelters and food, heat and cloth, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone left him to be tempted to touch the bait. यानी कि वो विचार करते हुए कहता है कि एक ऐसी बड़ी चुहेदानी, यानी कि संसार को बहुत बड़ी चुहेदानी मानता है, जो कि वो कहता है कि इट ऑफर्ड रिचेस, जो कि धन संपदा को पेश करती है, एंड जॉय, जो कि आनंद को पेश करती है, शेल्टर शरण, एंड फूड खाना भोजन, गर्मी, एंड क्लॉथिंग और कपड़े, एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप्स, बिल्कुल ठीक एक चुहेदानी की तरह ही वो सारी चीज़ें ये आपके सामने रखता है। ऑफर्ड चीज़, जैसे कि चुहेदानी में एक चीज़ यानी कि एक पनीर का टुकड़ा रखा जाता है, एंड पोर्क और मांस का टुकड़ा रखा जाता है, एंड एज सुन एज, और जैसे ही एनीवन लेफ्ट हिमसेल्फ टू बी टेम्पटेड, और जैसे ही उस लालच में आता है, टू टच द बेट, और वहाँ पर जो रखे हुए सारे जितने भी जो सामान हैं उनको छूता है, इट क्लोज्ड, ये बंद हो जाती है, ऑन हिम, उस व्यक्ति के ऊपर, एंड देन, और फिर एवरीथिंग केम टू द एंड, और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, यानी कि सब चीज़ का विनाश हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो ये व्यक्ति है ये पूरे संसार को एक बहुत बड़ी चुहेदानी मानता है, जिसमें धन संपदा, आनंद और जो शेल्टर यानी कि शरण है, भोजन है, सर्दी है, गर्मी है और कपड़े हैं, ये सारी चीज़ें
ये एक व्यक्ति को ऑफ़र करता है, यानी कि एक व्यक्ति के सामने रखता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि चूहेदानी के अंदर हम चीज़ और पोर्क का एक टुकड़ा रखते हैं, और जैसे ही कोई भी व्यक्ति उस लालच में आकर के उन चीज़ों को छूता है, यानी कि जो लालच से भरी जो चीज़ें उनको छूता है, यह उसी व्यक्ति के ऊपर बंद हो जाती है, यानी कि चूहेदानी बंद हो जाती है। और फिर एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर उसके बाद हर चीज़ का विनाश हो जाता है, सारी दुनिया समाप्त हो जाती है। आगे इसमें लिखा है कि द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, कि जो ये दुनिया है, जो ये संसार है, ये सचमुच उसके लिए कभी भी दयालु नहीं रहा। सो इसीलिए इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, तो इसीलिए यह सोच करके उसको एक अजीब सा सुख मिलता था, टू थिंक इल ऑफ इट, यानी कि संसार के बारे में बुरा सोच करके, इन दिस वे, इस प्रकार से। आगे इसमें बताया गया कि इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, और यही सोचना उसके लिए एक मनचाहा मनोरंजन बन चुका था। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, यानी कि बहुत सारी नीरस यात्राओं के दौरान, जहाँ जहाँ पर भी वो गया, जितनी भी यात्राएं की, सारी सारी नीरस ही रही। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, उन लोगों के बारे में सोचना जिनको वो जानता है। हु हैड लेफ्ट themselves टू बी कॉड, जिन्होंने खुद को ही फंसने जैसी स्थिति में डाल दिया था, यानी कि वो खुद ही फंस गए थे। इन द डेंजरस स्नेयर, एक खतरनाक जाल में। एंड और ऑफ अदर्स, और उन व्यक्ति के बारे में भी सोचना, हु आर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, और उन लोगों के बारे में भी सोचना जो कि अभी फंसे नहीं बल्कि फंसने के इंतज़ार में उस लालच के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। उन सभी के बारे में उसको सोचने से एक प्रकार का आनंद मिलता था। आगे इसमें बताया गया है कि वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम को, एज ही वॉज ट्रजिंग अलोंग द रोड, कि जब वो सड़क पर पूरा थकावट की वजह से धीरे धीरे चल रहा था, ही कॉट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, कि अचानक ही उसकी नज़र सड़क के किनारे बने हुए एक छोटे से घर पर पड़ी जो कि ग्रे कलर का था। एंड और ही नॉक्ड ऑन द डोर, और उसने वहाँ पर जाकर दरवाजे को खटखटाया। टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, एक रात वहाँ पर ठहरने के लिए पूछा भी। नोर ही वॉज रिफ्यूज्ड, और उसको मना भी नहीं किया गया। इंस्टीड ऑफ द सोर फेसेस, बहुत ही दुखी चेहरों के बजाय, विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, सामान्यतः जो कि उसे मिला, द ओनर, यानी कि जो उस घर का मालिक था वो सामान्यतः तौर पर उसको मिला। हु वॉज एन ओल्ड मैन, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, न ही जिसकी पत्नी थी, न ही कोई बच्चा था। वॉज हैप्पी टू गेट समवन, और वह उसको देख करके बहुत ही खुश हुआ। टू टॉक इन हिज लोनलीनेस, यानी कि उसके अकेलेपन में, कि कोई व्यक्ति उसके पास आया है तो उसको देख करके वो बहुत खुश हुआ कि अकेलेपन में, कि वो किसी से बात कर सके। इमिडिएटली, और तत्काल ही पुट द पोरिश पॉट ऑन द फायर, कि उसी समय उसने, जो घर का मालिक था, उसने दलिया बनाने का बर्तन चूल्हे पर रख दिया। एंड गेव हिम सपर, और उसको रात का भोजन भी कराया। देन, और उसके बाद, ही केप्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टबैको रोल, उसके बाद उसने अपने तंबाकू के बंडल में से इतना बड़ा हिस्सा काटा, दैट की इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, कि वो उस अजनबी व्यक्ति के लिए और उसके खुद के लिए काफ़ी मात्रा में था। फाइनली, और अंततः, ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, अंततः यानी कि सबसे आखिर में उसने पुराने कार्ड्स, यानी कि जो पुराने ताश की जो गड्डी है उसको निकाला। एंड प्लेड मोजलिस विद हिज गेस्ट, और अपने मेहमान के साथ मोजलिस गेम खेला, मोजलिक खेल खेला। एक ताश का एक गेम होता है जिसका नाम है मोजलिस, अंटिल बेड टाइम, जब तक कि वो सोने गए, यानी कि जब तक कि वो सोने गए वे दोनों मिलकर के मोजलिस का गेम खेल रहे थे। आगे इसमें लिखा है कि द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस, कि जो बूढ़ा व्यक्ति था, यानी कि जिसके घर में वह रुका था, वॉज जस्ट एज जेनरस, कि वो उतना उदार था, विद हिज कॉन्फिडेंसेस, एज वह अपनी गुप्त बातों के लिए उतना ही उदार था जितना कि विद हिज पेरिस एंड टबैको, कि जितना कि वो अपने दलिए और तंबाकू के लिए था, यानी कि वो बड़ी आसानी से अपनी बात उसको बता सकता था। आगे इसमें लिखा है, और आगे इसमें लिखा है कि द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड एट वंस, और तुरंत ही उस मेहमान को बताया गया, यानी कि बूढ़े व्यक्ति ने उस मेहमान को अपने मन की बातें बता दी। वो यह थी कि दैट की इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि उसके समृद्धि के दिनों में, यानी कि जब वो एक संपन्न व्यक्ति था, जब उसके पास पैसे थे, उन दिनों हिज होस्ट, जो उसका मेज़बान है, यानी कि उस घर का जो मालिक है, जब वो बूढ़ा खुद वो व्यक्ति है, हैड बीन अ क्रॉफ्टर, कि एक हिस्सेदार रहा है, एट रामसो आयरन वर्क,
कि रामसो आयरन वर्क में वह हिस्सेदार था एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उस जगह पर उसने कार्य भी किया था। नाउ दैट, और अब ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, कि वो इतना योग्य नहीं रहा कि वो दिन की मजदूरी कर सके, यानी कि वो दिन की मजदूरी करने के योग्य नहीं है, नहीं कर पाता है। इट वॉज हिज काउ वी सपोर्टेड हिम, कि उसके पास सिर्फ एक गाय है जो कि उसको सपोर्ट करती है, जो कि उसका सहारा है। यस, जी हाँ, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि हाँ जो वो गाय थे वो बिल्कुल ही असाधारण गाय थी। शी कुड गिव मिल्क, कि वो उसको दूध दे सकती थी, फॉर द क्रीमरी एवरीडे, हर रोज़ डेयरी के लिए। एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीने, ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन हिज पेमेंट, और उसने पिछले महीने अपने पेमेंट के रूप में पूरे 30 क्रोनर को प्राप्त किया, यानी कि 30 क्रोनर उसको मिले थे। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो इसके आगे आपको बताया गया है कि द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, कि जो अजनबी व्यक्ति था वह बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा था, ऐसा उस बूढ़े व्यक्ति को लगा। यानी कि उस बूढ़े व्यक्ति को लगा कि जो वो व्यक्ति है, जो चूहेदान बेचने वाले व्यक्ति जो उसके घर में आया है, उसको उसके 30 करोड़ की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं आया होगा, इसीलिए वो एक संदेहपूर्ण स्थिति में उसको नजर आया। फॉर, क्योंकि द ओल्ड मैन गोट अप, कि जो बूढ़ा व्यक्ति वो वहाँ से उठा, एंड वेंट टू द विंडो, और वो खिड़की की तरफ गया। टुक डाउन अ लेदर पाउच, और वहाँ से उसने एक चमड़े का थैला नीचे उतारा। विच हंग ऑन ए नेल, जो कि वहाँ पर एक कील से टंगा हुआ था। इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो कि कील उस विंडो के फ्रेम में लगी हुई थी। तो वहाँ पर वो चमड़े का जो पाउच था वो टंगा हुआ था। उसने वहाँ जाकर उस चमड़े के पाउच को नीचे उतारा, एंड और पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर, और वहाँ पर उसमें से उसने सलवटे खाए हुए 10 क्रोनर बाहर निकाले, जिससे कि उसको यकीन हो जाए कि हाँ वो सच बोल रहा है। दिस ही हैड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, कि इन 10 क्रोनर को उसने उस थैले में से, यानी कि जो चमड़े का थैला था उसमें से अपने मेहमान की आंखों के सामने निकालते हुए दिखाया, यानी कि जिससे कि उसको यकीन हो जाए कि हाँ उसको सच में ही 30 क्रोनर की प्राप्ति हुई थी। नॉडिंग नोविंगली, और गर्दन हिलाते, यानी कि यह जानते हुए उसने गर्दन हिलाई। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और उसको दिखा करके, यानी कि उसको दिखाते हुए जब उसको बताया कि हाँ उसको सच में 30 क्रोनर की प्राप्ति हुई जो उसकी पेमेंट में उसको मिले थे, तो दिखा करके उसने वापस उन क्रोनर को फिर से उस चमड़े के पाउच में रख दिया। और आगे इसमें बताया गया कि द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, बोथमैन दोनों व्यक्ति गोट अप इन गुड सेशन, बड़े अच्छे तरीके से सो करके वो जागे, यानी कि अच्छे मन स्थिति में वो जागे। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, और जो उस मिल का जो वो पार्टनर था, यानी कि जिसके घर में वो रह रहा था, वो गाय का दूध निकालने में बड़ी जल्दबाजी में था। एंड और द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और अन्य व्यक्ति ने भी, यानी कि जो दूसरा व्यक्ति था, चुहेदाने वाला व्यक्ति था, उसने भी सोचा ही शुड नॉट स्टे इन द बेड, कि उसको बिस्तर में नहीं पड़े रहना चाहिए। वैन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, की जब इस घर का मालिक स्वयं जाग चुका है तो उसको अपने बिस्तर में नहीं रहना चाहिए, उसको भी खड़े हो जाना चाहिए। और उसके बाद दे लेफ्ट द हाउस, उसके बाद वे दोनों उस कॉटेज से बाहर आए एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, और उस क्रॉफ्टर ने उसका दरवाज़ा लॉक कर दिया, यानी कि दरवाजे पर ताला लगा दिया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और उसकी चाबी अपने पॉकेट में रख ली। द मैन विद द रेड ट्रैप, जो व्यक्ति चूहेदानी के साथ था, सैड गुड बाय, उसने उसको अलविदा कहा। एंड थैंक यू, और धन्यवाद भी दिया। एंड देयर अपॉन, और उसके बाद ईच वेंट हिज ओन वे, और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने रास्ते के लिए चला गया, यानी कि वो अपने अपने काम पर चले गए। आगे इसमें लिखा है कि बट हाफ एन आवर लेटर, लगभग आधे घंटे के बाद, द रेड ट्रैप पैडलर, जो चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति था, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, वो फिर से आधे घंटे के बाद उस दरवाजे के सामने खड़ा था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। हाउएवर, हालांकि, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, कि हालांकि वह विंडो के ऊपर चढ़ा। स्मैश्ड अ पेन, और उसने एक धक्का मार करके उस विंडो पर लगा हुआ जो शीशा था उसको तोड़ दिया, यानी कि खिड़की का दरवाज़ा तोड़ दिया। स्टक इन हिज हैंड, अपने हाथ को अंदर डालता हुआ। एंड गोट होल्ड द पाउच विद द 30 कॉर्नर, और उसने उस विंडो पर टंगा हुआ जो चमड़े का जो थैला था जिसके अंदर 30 क्रोनर थे उसको ले लिया। ही टुक द मनी, उसने वो पैसे ले लिए। एंड
थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट, और उसने उसको उठा करके अपनी पॉकेट में ठूस लिए। देन और फिर उसके बाद ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस, और उसके बाद उसने पैसे लेने के बाद वह चमड़े का थैला उसके उसी स्थान पर वापस बड़े ध्यान से टांग दिया। एंड वेंट अवे, और वहाँ से वो चला गया। आगे इसमें बताया गया कि एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी, और जब वो पैसे के साथ वहाँ से जा रहा था इन इस पॉकेट, जो कि पैसे उसने उसने पॉकेट में रख लिए थे, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, उसको बड़ी खुशी महसूस हो रही थी, यानी कि वह बड़ा अच्छा महसूस कर रहा था विद हिज स्मार्टनेस, अपनी चतुराई पर। रियलाइज, उसको महसूस हुआ ऑफ कोर्स कि वास्तव में दैट एट फर्स्ट, कि पहले ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कि उसको उस पब्लिक जो हाईवे था, यानी कि जिस सड़क पर वो पहले चल रहा था जिस पर पब्लिक चलती है, उस पब्लिक हाईवे पर चलने की उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही, तो उसका सब महसूस हुआ। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बल्कि उसको रास्ता बदलना चाहिए, इनटू द वुड्स, जंगल की तरफ जाने वाला रास्ता उसको बदल लेना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, पहले कुछ घंटों के दौरान, दिस काउज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, उसे कोई भी परेशानी या तकलीफ़ नहीं हुई। लेटर इन द डे, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उस दिन, इट बिकेम वर्स, उसको बहुत ही समस्या पैदा हो गई। फॉर, क्योंकि इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि यह बहुत ही विशाल और बहुत ही कन्फ्यूज़ कर देने वाला जंगल था। विच, जो ही हैड गोटन इनटू, जिसके अंदर वो चला गया था। ही ट्राइड, इसने कोशिश की, टू बी श्योर, यह पक्का होने के लिए, टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, यानी कि उस जंगल में जाने के बाद उसको ये लगा कि जंगल बहुत बड़ा और बहुत कंफ्यूज कर देने वाला है, यानी कि वो असमंजसता में पड़ गया, उसको श्योर नहीं हो रहा था। लेकिन पहले तो उसने बहुत कोशिश की, टू बी श्योर, पक्का होने के लिए, टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, कि वो एक पक्की दिशा में जा रहा है। बट लेकिन द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन उस जंगल के जो रास्ते थे वो बड़ी आश्चर्यजनक तरीके से आगे पीछे मुड़े हुए थे, यानी कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहा है। ही वॉकड एंड वॉकड, वह चला फिर और चला, विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, कि उस जंगल का किनारे उसको नहीं मिल पा रहा था, लेकिन वो चलता गया चलता गया। एंड फाइनली, और अंततः, ही रियलाइज्ड, उसने ये महसूस किया कि दैट he had only been walking around in the same part of the forest, and finally, और अंततः, he realized, उसको ये महसूस हुआ कि he had been only been walking around in the same part of the forest, कि उसका अंत में ये महसूस हुआ कि वह जंगल के एक ही हिस्से में लगातार चले जा रहा है। All at once, तभी अचानक, he recalled his thought, उसको फिर से एक विचार आया, अबाउट द वर्ल्ड, उस संसार के बारे में जिस बारे में वो पहले भी सोच चुका था। अचानक उसको फिर से एक विचार आया। एंड द रेड ट्रैप, और उस चूहेदानी के बारे में एक विचार आया। नाउ, और अब, हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी खुद की बारी आ गई थी, यानी कि अब उसको लग रहा था कि वो चूहे की तरह उस जंगल में फंस चुका है। जैसे कि वो जंगल एक चूहेदानी, वो एक ही जगह पर उसको घूमता रहा, लेकिन उसको कोई भी किनारा नहीं मिला, यानी कि वो उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाया। He had left himself to be fooled by a bait and had been caught. उसको ऐसा लगा कि वह मूर्ख बन गया है और एक लालच की वजह से उस चूहेदानी में, यानी कि उस जंगल में वो फंस गया है। द होल फॉरेस्ट, जो पूरा का पूरा जंगल था, विद इट्स ट्रंक, बड़े बड़े तनों के साथ, एंड ब्रांचेस, बड़ी बड़ी शाखाओं के साथ, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स, और वहाँ पर जो पेड़ों के झुरमुट थे और वहाँ पर गिरे हुए जो लकड़ थे, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, उसके ऊपर ऐसे बंधे हुए थे, लाइक एन इम्पेटनेबल प्रिजन, एक ऐसी जेल जिसको तोड़ा न जा सके, फ्रॉम विच, जिसमें से ही कुड नेवर एस्केप, जिसमें से वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता, उसको ऐसा महसूस हो रहा था। और आगे इसमें बताया गया कि इट वॉज लेट इन दिसंबर, कि वह दिसंबर का महीना था जो कि समाप्त होने वाला था। डार्कनेस, और अंधेरा, वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और जो अंधेरा था वो पहले ही उस जंगल पर छा रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, और इस बात ने वहाँ का खतरा बढ़ा दिया। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम, और इससे उसकी निराशा भी बढ़ गई। एंड डिसअपियर, और वो बहुत ही दुखी हो गया। फाइनली, अंततः, ही सो नो वे आउट, और अंततः उसे वहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिला और वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया। एंड ही सैंक डाउन, और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, ऑन द ग्राउंड, धरती पर, टायर्ड टू डेथ, थककर पूरा चूर हो गया था। वो इतना ज़्यादा थक गया था कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था और वो नीचे गिर पड़ा।
थिंकिंग दैट, और यह सोचते हुए कि हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका अंत समय आ ही गया है, यानी कि वो मरने ही वाला है। बट लेकिन जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसका सिर जमीन से टकराया, ही हर्ड अ साउंड, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। अ हर्ड रेगुलर थम्पिंग, जो कि लगातार थपथपाने की आवाज़ थी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, और जो आवाज़ उसको आ रही थी, जैसे कि थप की जो आवाज़ आ रही थी, उसमें कोई डाउट नहीं था कि वो आवाज़ किस चीज़ की थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो खड़ा हुआ। दोज आर द हैमर्स स्ट्रोक, जो आवाज़ थी वो हथौड़े के मारने की आवाज़ आ रही थी। फ्रॉम एन आयरन मिल, एक लोहे के कारखाने से हथौड़े के पीटने की जो आवाज़ थी वो उसके कानों में आ रही थी। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, कि उसके आसपास ज़रूर कुछ लोग हैं। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया। गोट अप, और फिर वो खड़ा हुआ। एंड स्ट्रेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जिस दिशा से वो आवाज़ आ रही थी उस दिशा की तरफ वो धीरे धीरे चलने लगा। आगे से बताया गया है कि द रैम्सो आयरन वर्क, यानी कि जिस लोहे के कारखाने के बारे में यहाँ पर जिक्र है, यानी कि जिस तरफ से उसको आवाज़ आ रही थी, तो उस लोहे के कारखाने का नाम है रैम्सो आयरन वर्क, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो कि अब बंद है। वर नॉट सो लॉन्ग एगो ए लार्ज प्लांट, जो कि कभी एक बहुत बड़ा कारखाना हुआ करता था। विद स्मेल्टर रोलिंग मिल्स एंड फोर्स, जिसमें लोहे का काम होता था, जैसे कि लोहे को पिघलाना, उसको रोल करना और उसको ढालना। इन द समर टाइम, और गर्मियों के समय पर, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवी लोडेज बार्जेस एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनल, कि जिसमें जो भारी भरकम सामान को ढोने वाली जो नाव थी, एंड स्काउज, ये भी एक प्रकार की नाव थी, स्लिड डाउन इन द कैनल, जो कि यहाँ पर जो नहर है उसमें वो तैरा करती थी। विच लेड टू द लार्ज इनलैंड लेक, जो कि यहाँ के क्षेत्र के जो मध्यस्थ में एक विशाल झील थी, जो कि उस पर जाकर के मिलती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के मौसम में, द रोड्स नियर द मिल, जो इस मिल के साथ के जो सड़कें हैं, जो रोड है, वर ब्लैक, वो काले हो जाते थे। फ्रॉम ऑल द कोल्स डस्ट, जो कि जो कोयले की जो राख है उससे वो काले हो जाते थे। वे शिफ्टेड डाउन, जो कि नीचे गिर जाती थी। फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेट, जो कि बड़ी बड़ी चारकोल की जो टोकरे होती थी, जो उसमें चारकोल को लादा जाता था, तो उसमें से कुछ राख नीचे गिर जाती थी। उस राख से इस मिल के पास की जो सड़कें वो काली हो जाती थी। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो रैम्सो आयरन वर्क है, ये बहुत अच्छा कारखाना था, जो कि ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है, जो कि बहुत अच्छे से काम करता था। इसमें जो लोहे का काम चलता था, जिसमें लोहे को गलाना, ढालना और उसको पिघलाने का काम चलता था। और गर्मियों के समय में जो यहाँ की जो पास की जो नहर है, उसमें भारी भरकम सामान को लादने की, चढ़ाने की, ढोने की जो नाव थी उसकी लाइन लगा करती थी। और सर्दियों के टाइम पर जो इस मिल के आसपास की जो सड़कें थी वो पूरी तरह से काली हो जाया करती थी। वह काली उस राख से हो जाया करती थी, जो कि कोयले को बड़ी बड़ी टोकरियों में ढोया जाता था, जिसमें से वो राख नीचे गिरती थी, जिसकी वजह से वो सड़कें काली हो जाती थी। आगे इसमें बताया गया कि ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, एक बहुत ही लंबी अंधेरी शाम में से किसी एक शाम को, जस्ट बिफोर द क्रिसमस, जो कि क्रिसमस से ठीक पहले आती थी, द मास्टर स्मिथ, जो लोहे का काम करने वाला जो मुख्य लोहा, एंड हिज हेल्पर, और उसका सहयोगी, सेट इन द डार्क फोर्स, जो कि ढलाई घर के अंदर बैठे हुए थे, नियर द फर्नेस, जो वहाँ पर जो आग की जो भट्टी थी जिसमें लोहे को पिघलाया जाता है उसके पास बैठे हुए थे। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, एक कच्चे आयरन का इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि कच्चे लोहे का इंतज़ार कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिस लोहे को उस आग में डाला जा चुका था। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और एक प्रकार के स्टोन पर उसको तैयार करने का इंतज़ार कर रहे थे। और आगे इसमें बताया गया कि एवरी नाउ एंड देन, और बीच बीच में, वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक गोटअप खड़ा होता था, टू स्टर द ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी छड़ से जो अंदर जो लोहा पिघलाया जा रहा था उसको खुरेदने के लिए वो उनमें से एक एक बारी बारी से खड़ा होता था बीच बीच में। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट, और कुछ ही क्षण में वो वापस आता था। ट्रिपिंग विद पर्सपायरेशन, और पसीनों से टप टप होते हुए आता था। तो यद्यपि एज वॉज द कस्टम, जहाँ पर एक तरीका था, जहाँ पर एक सिस्टम था, रीति रिवाज था। ही वॉज नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट, कि वह कुछ और नहीं बल्कि एक लंबी शर्ट को पहने हुए था।
एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और लकड़ी से बने हुए जूतों को पहने हुए था। जैसे कि वहाँ पर जो वर्कर काम करते थे उनको एक लंबी सी शर्ट और लकड़ी के जूते पहनाए जाते थे, जैसे कि वहाँ पर एक काम करने का तरीका था। और आगे इसमें लिखा है कि ऑल द टाइम, और हर समय, देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड, कि वहाँ पर बहुत सारी आवाज़ों को सुना जा सकता था। इन द फोर्स, उस ढलाई घर में, बिग ब्लोज ग्राउंड, और जो लोहे को पीटने की जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा घुर्राया करती थी, यानी कि जिस चीज़ से लोहे को पीटा जाता था, ढाला जाता था, उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आया करती थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जो जलता हुआ लोहा था वो कड़कड़ाता रहता था। द फायर बॉयज़, और जो उस आग पर काम करने वाले जो लड़का था, सोवेल्ड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस, और वहाँ पर वह चारकोल को उठा करके उस भट्टी के मुंह में झोंका करता था, जिससे कि वहाँ पर आग जलती रहे। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, एक बहुत भारी भरकम बेलचे के साथ। आउटसाइड, और बाहर की तरफ, रोड द वाटरफॉल, के बाहर का झरना भी बहुत ज़्यादा गरज रहा था, यानी कि वो भी बहुत तेज़ गति से आवाज़ कर रहा था। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड, और एक उत्तरी जो हवा, यानी कि उत्तर दिशा में बहने वाली जो हवा, विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, और वहाँ पर जो ईंटों से बनी हुई जो छत है उस पर उस हवा की सहायता से जो बारिश थी वो बहुत ही तेज़ शोर करते हुए छत से टकरा रही थी, यानी कि जो वो हवा है वह बारिश को उस छत पर टकरा रही थी। आगे इसमें लिखा है कि इट वॉज प्रोबेबली, और शायद ही, प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, और शायद इस आवाज़ की वजह से, यानी कि जो शोर हो रहा था कि बाहर जो झरना बह रहा था और बारिश आ रही थी, शायद इस शोर की वजह से ही, दैट द ब्लैक स्मिथ, की जो लोहार था, डिड नॉट नोटिस, कि उसने ध्यान नहीं दिया, उसने नोटिस नहीं किया, दैट मैन, की एक आदमी हैड ओपन द गेट एंड एंटर्ड द फोर्स, कि एक आदमी ने उस ढलाई घर में प्रवेश कर लिया है, कि उसने बाहर का दरवाज़ा खोला और अंदर वो प्रवेश कर चुका है, उसने ये ध्यान नहीं दिया। अनटिल ही स्टोड क्लोज द फर्नेस, कि जब तक कि वह आदमी उस भट्टी के पास आकर के खड़ा नहीं होगा, उसने वो जब तक कि ध्यान नहीं दिया। और आगे इसमें लिखा है कि श्योरली, और निश्चय, इट वाज नथिंग अनयूजुअल फॉर दैट पोर वागाबॉन्ड, कि उस घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए ये कोई असामान्य बात नहीं थी। विदाउट एनी बेटर शेल्टर, बिना किसी बेहतर शरण के, फॉर द नाइट, रात के लिए, टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्स, की उस ढलाई घर से आकर्षित होने में, बाय द ग्लो ऑफ लाइट, की जिसमें से एक लाइट की चमक, यानी कि जो रोशनी की जो चमक है, विच एक्सकेप्ड थ्रू द सूटी पेंस, जो वहाँ पर जो विंडो है, विंडो में जो लगे जो शीशे है उसमें से जो लाइट बाहर की तरफ निकलती है, उसको देखते हुए, एंड टू कम इन टू द वार्म देमसेल्फ, और खुद को अंदर आने में और वहाँ पर तपाने में, यानी कि गर्मी पाने में, इन फ्रंट ऑफ द फायर, उस आग के सामने। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि निश्चय ही, कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी ऐसे घुमक्कड़ लोगों के लिए, कि जिसके पास कोई बेहतर आश्रय नहीं है रात के लिए रुकने में, कि वो इस ढलाई घर की जो रोशनी है जो कि खिड़की से बाहर निकलती है उसको देख करके आकर्षित होने में, और टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ, और अंदर आकर के खुद को गर्म करने में, यानी कि गर्मी सेकने में, इन फ्रंट ऑफ द फायर, जो वहाँ की जो भट्टियों की जो आग है उनके सामने खुद को गर्मी प्राप्त करने में कोई असामान्य बात नहीं थी, ये एक नॉर्मल सी बात थी। द ब्लैक स्मिथ ग्लेंस्ड, और जहाँ पर लोहे का काम करने वाले लोग थे उन्होंने उस पर नज़र डाली, ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, कि जो वो व्यक्ति अंदर आ गया था, जो घुसपैठिया था, यानी कि जो वो व्यक्ति बिना परमिशन के अंदर आया था, वहाँ पर काम करने वाले जो वर्कर थे उन्होंने बड़े सामान्य तौर पर और बड़े उदासीनता से उसकी तरफ देखा। ही लुक्ड द वे, कि वह व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही दिखाई दिया, द पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, कि जिस तरीके के लोग वहाँ पर काम कर रहे थे जो काले पीले हो रखे थे, वह भी बिल्कुल उन्हीं के जैसा दिखाई दिया। विद ए लॉन्ग बियर्ड, जिसकी एक लंबी दाढ़ी थी, डर्टी रैग्ड, और फटे पुराने चीथड़े कपड़े थे, एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, और जिसके पास अनेकों चूहेदानियाँ थी, डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, जो कि उसकी छाती पर टंगी हुई थी। और आगे इसमें लिखा है कि ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, कि उसने वहाँ पर जाकर के वहाँ पर रहने की अनुमति मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ, और जो उसका मुख्य लोहार था, नॉडेड, उसने सिर हिला करके हामी भर दी, जो कि हामी पूरे घमंड से भरी हुई थी। विदाउट ऑनरिंग हिम, उसका बिना किसी प्रकार से सम्मान किए, विद अ सिंगल वर्ड, यानी कि उसके सम्मान में बिना कोई
सब बोले हुए घमंड भरी दृष्टि से उसने सिर हिला करके हामी भर दी। आगे इसमें लिखा है कि द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग इधर, और उस घमक्कड़ व्यक्ति ने भी देख करके कुछ भी नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, कि वो वहाँ पर कोई बात करने नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, बल्कि वो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गर्मी प्राप्त करने के लिए और सोने के लिए आया था। आगे इसमें लिखा है कि इन दोज डेज, उन दिनों, द रैम्सो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, कि जो रैम्सो आयरन मिल थे यानी कि जो एक कारखाना था, उसका मालिक एक बहुत ही बड़ा आयरन मास्टर था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा यह थी कि यानी जिसका सबसे बड़ा लक्ष्य यह था कि वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, जो कि जहाज़ों के द्वारा यानी कि जो कि पानी के जहाज़ों के द्वारा जो अच्छी मात्रा का जो लोहा है उसको मार्केट तक पहुंचा जाए, यानी कि बाहर के बाज़ार तक उसको पहुंचाया जाए। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे, वह दिन रात नज़र रखता था। टू सी दैट, यह देखने के लिए कि द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, कि जितना हो सके वह काम हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात पर वो हमेशा नज़र रखता था दिन और रात। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इस क्षण, ही केम इनटू द फोर्स, कि वो उस ढलाई घर के अंदर आ गया था। ऑन वन ऑफ हिज नाइटी राउंड, की जिस तरीके से वो हर रात को चेक करने के लिए आया करता था, राउंड लगाया करता था, तो एक राउंड और भी उसका इसी रात को लगा था। इसी वजह से वो उस ढलाई घर में आ गया था ऑफ इंस्पेक्शन, जो कि वो चेक करने आता था, इंस्पेक्शन करने आता था कि काम कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। आगे इसमें लिखा है कि नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सो, कि स्वाभाविक रूप से पहली जो चीज़ थी जो कि उसने नोटिस की उस आगे इसमें बताया गया है कि नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सो, कि स्वाभाविक रूप से पहली बात यह थी कि जो कि उसने देखी थी, वॉज द टोल रेगम्फिन, यानी कि जो ऊंचे कद का फटे पुराने कपड़े पहनने वाला जो वो व्यक्ति था, यानी कि जो चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति था, वो ऊंचे कद का फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। तो पहली बात यह थी कि जो कि आयरन मास्टर ने ध्यान दिया था, हु हैड ईज्ड हिज वे टू क्लोज द फर्नेस, वो यह थे कि उसने बड़ी आसानी से अपना रास्ता बना लिया और वो बड़ी आसानी से उस भट्टी के पास आकर के खड़ा हो गया है। दैट स्टीम्ड रोज फ्रॉम हिज बेड जैकेट, कि वह इतना नज़दीक खड़ा था उस भट्टी के कि उसके गीले कपड़ों में से, जो फटे पुराने जो गीले कपड़े थे, उसमें से भाप उठने लगी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल्स ऑफ द ब्लैक स्मिथ, कि ये सब बात को देख करके जो आयरन मास्टर था उसने बाकी ब्लैक स्मिथ का उदाहरण फॉलो नहीं किया, यानी कि जिस तरीके से बाकी ब्लैक स्मिथ्स ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि यह कौन है, उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया, तो आयरन मास्टर ने उसी उदाहरण को फॉलो नहीं किया, यानी कि उसने उन्हीं के जैसा व्यवहार नहीं किया। हु हैड हार्डली डाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, कि उस आयरन मास्टर ने बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ देखा था। ही वॉक्ड क्लोज टू हिम, वह आयरन मास्टर उस व्यक्ति के नज़दीक जाकर के खड़ा हो गया। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसको बड़े ही ध्यान से देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउज हैट, और उसके बाद जो उसने अपने सिर पर जो ढीली ढाली जो कैप पहनी हुई थी, जो टॉप पहना हुआ था, उसको हटाते हुए देखा। टू गेट बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देखने के लिए तो उसका वो टॉप हटाया। उसके बाद उसको पहचानते हुए, उसको देखते हुए बोला, बट ऑफ कोर्स इट्स यू, अरे वास्तव में यह तुम हो, निल्स ओलफ, यानी कि उसने उस व्यक्ति को निल्स ओलफ समझा। उसने कहा कि अरे वास्तव में यह तुम हो। ही सैड, उसने कहा, हाउ डू यू लुक, तुम ये कैसे नज़र आ रहे हो, तुम कैसे दिख रहे हो। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर, कि उस व्यक्ति ने, यानी कि जो चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति था, हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर, उसने उस आयरन मास्टर को पहले कभी नहीं देखा था अपने पूरे जीवन में। एट रैम्स जो, उस रैम्स जो में, एंड डिड नॉट इवन नो, और वो यह भी नहीं जानता था, व्हाट हिज नेम वाज, कि उसका नाम क्या था। लेकिन इट ऑकर टू हिम, लेकिन इस बात को देखते हुए उसके दिमाग में बात आई, दैट कि इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट, कि क्या जो वो अच्छा दिखने वाला जो व्यक्ति था, यानी कि जो आयरन मैन था, थॉट, कि उसने सोचा, ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, क्या वह उसका पुराना जान पहचान वाला व्यक्ति है। यानी कि यहाँ पर यह देखा कि जब वो आयरन मैन उसके पास आकर के उसके सिर पर जो ढीले ढाला जो टोप था उसको हटाते उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देखा। उसने कहा कि अरे वास्तव में यह तुम हो, निल्स ओलफ, हाउ डू यू लुक, कि तुम ये कैसे नजर आ रहे हो। यानी कि उसने इस तरीके से बातें की जैसे कि वो उसको पहले से ही जानता हो। और तथ्य यह है कि उस चूहादानी बेचने वाले व्यक्ति ने उस आयरन मास्टर को पहले कभी नहीं देखा था और न ही वो उसको नाम जानता था। लेकिन
ये सब देख करके उसके दिमाग में आया कि क्या यह जो जेंटलमैन यानी कि जो आयरन मास्टर है, क्या वो उसने यह सोचा, क्या वो यह सोचता है कि मैं यानी कि वह उसका पुराना जान पहचान वाला है। और इसी बात को सोचते हुए उसके दिमाग में एक बात और भी आई कि ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, कि शायद वह उसको कुछ पैसे दे दे जिस तरीके से वो उसको अपना जान पहचान वाला व्यक्ति समझ रहा है। देयरफॉर इसलिए ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, कि इसीलिए वो तुरंत ही उसका जो भ्रम है यानी कि जो उसको अपना मान रहा है, अपना पुराना जान पहचान वाला मान रहा है, उसके भ्रम को तोड़ना नहीं चाहता था। और इसलिए उसने कहा कि हाँ यस गॉड नोज थिंग हैव गॉन डाउन हिल विद मी, कि भगवान जानता है वे सारी बुरी घटनाएं मेरे साथ जो यानी कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ये बात भगवान ही जानता है। ही सेड, उसने ऐसा कहा। आगे फिर आयरन मास्टर बोलता है कि यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, कि आपको रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। सेड द आयरन मैन, आयरन मैन ने कहा। दैट वॉज द मिस्टेक, वह एक गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस, की अगर मैं उस समय तक सर्विस में होता, एट दैट टाइम, उस समय, इट नेवर वुड हैव हैपन्ड, कि ऐसा कभी नहीं होता। वेल खैर, नाउ ऑफ कोर्स, लेकिन अब वास्तव में, यू विल कम होम विद मी, कि अब तुम वास्तव में मेरे घर पर आओगे मेरे साथ। हाँ, आगे इसमें लिखा हुआ है कि टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, कि उस व्यक्ति के साथ जाना एक बहुत बड़े घर के अंदर, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर, और स्पेशली जो घर का मालिक है उसके द्वारा रिसीव किया जाना, लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कि ऐसे लगता है कि जैसे कि रेजिमेंट में जो पुराना ऑफिसर है उसकी तरह उसको रिसीव किया जाना। दैट, और इस तरह से रिसीव किया जाना कि हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, कि इस तरीके से रिसीव किया जाना उस ट्रैम्प को यानी कि उस घुमक्कड़ व्यक्ति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ऐसा विचार करते हुए उस घुमक्कड़ व्यक्ति ने कहा, नो नहीं, आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। ही सेड, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म, बड़ा चौकन्ना होते हुए उसने ऐसा कहा। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ द 30 क्रोनर, के उसने उस 30 क्रोनर के बारे में सोचा जो कि उसने चोरी किए थे। टू गो अप द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लॉयंस डैन, कि उसने ऐसा सोचा कि उसके साथ उस बड़े से घर में जाने का मतलब ऐसा लग रहा है कि लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ, कि उसको फेंका जाना, वॉलंटरीली यानी कि उसको जानबूझ करके फेंका जाना, इनटू द लॉयंस डैन, की एक शेर की गुफा में उसको जानबूझकर फेंका जाना, यानी कि उसको बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा था, कि उसको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो कि शायद किसी को मेरे 30 क्रोनर के बारे में पता चल जाएगा, कि इतने बड़े घर में जाना, ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे जानबूझ करके शेर की गुफा में फेंका जा रहा है। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हेयर, कि वो तो वहाँ पर एक सोने का मौका ही पाना चाहता था, यानी कि वो तो वहाँ सिर्फ सोना ही चाहता था। इन द फोर्स, उस ढलाई घर में, एंड देन, और उसके बाद, स्नीक अवे, और वहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहता था, एज कॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, कि जितना पॉसिबल हो सके यथासंभव वहाँ से खिसक जाना चाहता था अगली सुबह। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट, कि आयरन मास्टर ने यह महसूस किया कि ही फेल्ट एम्बरेस्ड, कि वह घबरा रहा है, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग, कि जिस प्रकार के कपड़े उसने पहने हुए, यानी कि जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, इन कपड़ों के साथ वह घबरा रहा है, यानी कि वह उसके घर जाने में हिचकिचा रहा है और घबरा रहा है, ऐसा आयरन मास्टर ने महसूस किया। केस में लिखा है कि प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन हाउस, कि आगे आयरन मास्टर ने कहा कि कृपया करके ऐसा ना सोचिए कि मेरे पास एक ऐसा बहुत बढ़िया घर है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि वहाँ पर आप आ नहीं सकते। ये सेंटेंस में जो लिखा है कि प्लीज़ डोंट थिंक दैट, कि कृपया ऐसा ना सोचिए, दैट आई हैव सच ए फाइन हाउस, कि मेरे पास इतना अच्छा इतना बड़ा घर है, कि दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि आप वहाँ पर आ नहीं सकते। ही सेड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज़ डेड, कि एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई, यानी कि जो एलिजाबेथ है वो उसकी वाइफ का नाम है, उसकी मृत्यु हो गई है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, कि जैसे कि आपने पहले ही सुन लिया होगा, माई बॉयज़ आर अब्रॉड, जो मेरे बेटे हैं वो विदेश में हैं, एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, कि घर में कोई नहीं है सिवाय मेरी बड़ी बेटी के अलावा, एंड माई सेल्फ, और मेरे अलावा, कि घर में सिर्फ दो ही व्यक्ति हैं, एक तो मेरी बड़ी बेटी और मैं। जो मेरी वाइफ है एलिजाबेथ उसकी मृत्यु हो गई है, और जो मेरे बेटे हैं वो विदेश में हैं, तो घर पर सिर्फ दो ही व्यक्ति हैं। और साथ साथ वो ये भी कहता है कि मेरा इतना बड़ा घर नहीं कि आप वहाँ पर आ नहीं सकते।
आगे फिर आयरन मास्टर बात करते हुए कहता है कि वी वर जस्ट सेइंग, कि हम अभी यही कह ही रहे थे, दैट इट वाज टू बैड, कि ये बहुत बुरी बात है, वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि हमारे पास इस क्रिसमस पर कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जो कि हमारे साथ रहे। नाउ कम अलॉन्ग विद मी, अब आप मेरे साथ चलिए, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर, और क्रिसमस को खाने में हमारी सहायता कीजिए, यानी कि हमारे साथ खाना खाइए। ए लिटिल फास्टर, और जल्दी से मेरे साथ चलिए। बट लेकिन द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो, लेकिन उस अजनबी व्यक्ति ने ना और फिर से ना कहा। एंड द आयरन मास्टर सो, और फिर उस आयरन मास्टर ने यह देखा कि ही मस्ट गिव इन, कि अब उसको और अधिक रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, यानी कि अब उसको उसे घर ले जाने की जिद छोड़ देनी चाहिए। आगे इसमें लिखा है कि इट लुक्स एज दो, कि ऐसा लगता है कि मानो कैप्टन वॉन स्टिल प्रीफर टू स्टे विद यू टू नाइट मिस्टर स्टेनस्टॉम, कि ऐसा लगता है कि कैप्टन साहब को कि यहाँ पर ज़्यादा रुकना पसंद है आपके साथ मिस्टर स्टेनस्टॉम। ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ, कि आयरन मास्टर ने मास्टर ब्लैकस्मिथ से कहा। एंड टर्न ऑन हिज हील, और फिर वो वापस चला गया। आगे इसमें लिखा है कि बट लेकिन ही लाफ टू हिमसेल्फ, लेकिन वो अपने आप पर हंस पड़ा। एज ही वेंट वे, कि जब वो अपने रास्ते वापस जा रहा था तो अपने आप पर हंस पड़ा। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और जो ब्लैक स्मिथ था जो कि उसे अच्छे से जानता था, अंडरस्टूड, वो अच्छे से समझ गया, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने अपना अंतिम शब्द तो बोला ही नहीं है, यानी कि वो ये समझ गया कि उसने अपनी अंतिम बात तो कही नहीं है, इस वजह से उसने आने से मना कर दिया। और आगे इसमें लिखा है कि इट वाज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, और अभी आधे घंटे से ज़्यादा का भी समय नहीं हुआ था, बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज, के वहाँ पर उन्होंने एक गाड़ी के आने की आवाज़ सुनी। व्हील्स आउटसाइड द फोर्स, के वहाँ पर एक गाड़ी आकर के उस ढलाई करके बाहर रुकी। एंड ए न्यू गेस्ट केम, और इस बार एक नया मेहमान वहाँ पर आया। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार वह जो मेहमान था वह आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने इस बार अपनी बेटी को उसे लाने के लिए भेजा था। एंड अपेरेंटली होपिंग, और साफ तौर पर यह आशा करते हुए, दैट शी वुड हैव बेटर पावर, कि उनकी बेटी के पास ज़्यादा अच्छी पावर है और परसुएशन, किसी व्यक्ति को मनाने की, देन ही हिमसेल्फ, कि जितनी पावर, जितनी रिक्वेस्ट उस व्यक्ति के अंदर खुद है, उससे कहीं ज़्यादा पावर, यानी किसी भी व्यक्ति को मनाने की पावर उसकी बेटी में उससे ज़्यादा है। तो उसे तो वो व्यक्ति नहीं माना उसके घर पर आने के लिए, इसकी बजाय उसने अपनी बेटी को उसको मनाने के लिए भेजा, यह मानते हुए कि उसकी बेटी में ज़्यादा अच्छी पावर है उसको मनाने की। आगे इसमें लिखा है कि शी एंटर्ड और वो अंदर आई, फॉलोड बाय अ वॉलेट, और उसके पीछे उसका नौकर आ रहा था, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, अपनी बाजू के ऊपर एक बड़े रोए वाला कोट टांगे हुए वह उसके पीछे पीछे आ रहा था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, बट सिम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट साइड, लेकिन वह बड़ी शालीन और शर्मिली नज़र आ रही थी। इन द फोर, और उस ढलाई घर में, एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, जो ढलाई घर में सब कुछ ऐसा ही था जैसा कि वो इवनिंग के समय पर था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो मुख्य लोहार था, एंड हिज अप्रेंटिस, और जो उसके सहयोगी थे, जो काम करने वाले व्यक्ति थे, स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, वह अपनी अपनी बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल, और जो लोहा और चारकोल था, स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, वो अभी भी भट्टी में गलकर चमक रहा था। द स्ट्रेंजर, और उस अजनबी व्यक्ति, द स्ट्रेंजर हैड स्प्रेस्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ द फ्लोर, और जो अजनबी व्यक्ति था वो फर्श पर अच्छे से पसर गया था। एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन, और एक कच्चे लोहे का टुकड़ा अंडर हिज हेड, अपने सिर के नीचे लगा करके लेटा हुआ था। एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, और जो उसका टॉप था वो उसकी आंखों के ऊपर रखा हुआ था। एज सुन एज, और जैसे ही द यंग गर्ल कोट साइट ऑफ हिम, और जैसे ही वह लड़की वहाँ पर आई, यानी कि जैसे ही वह उस आयरन मास्टर की जो बेटी वो वहाँ पर आई, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, कि वहाँ पर वो आई और उसने उसकी टोपी को उसके चेहरे से हटा दिया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आइड,
उस व्यक्ति को एक आंख खोल करके सोने की आदत थी, यानी कि वह एक आंख खोल करके सोता था जिससे कोई सतर्क रहे। ही जम्प्ड अप, अचानक से वो उछल पड़ा। एब्रप्टली, वह अचानक से उछला। एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटन, और बहुत ज़्यादा वो डर गया। आगे इसमें लिखा है कि माई नेम इज़ एडला विलमेंशन, कि मेरा नाम एडला विलमेंशन है। सेड द यंग गर्ल, उस नवयुवती ने कहा। माई फादर केम होम, कि मेरे पिता घर पर आए थे। एंड सेड दैट, और उन्होंने मुझे बताया, दैट यू वांटेड टू स्लीप हेयर इन द फोर्स, कि आप यहाँ डलाई घर के अंदर सोना चाहते हैं टुनाइट, आज रात। एंड देन, और फिर उसके बाद, आई आस्क्ड परमिशन टू कम, कि फिर मैंने यहाँ पर आने की अनुमति उनसे ली। एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और आपको अपने साथ घर पर ले जाने की परमिशन मैंने उनसे ली है। आई एम सॉरी, मुझे बेहद दुख है कैप्टन, कि कैप्टन मुझे बेहद दुख है। दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि आपके साथ इतना दुख भरा टाइम बीता, आपके साथ इतनी कठिनाइयाँ बीत रही हैं, मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। आगे इसमें लिखा है कि सी लुक्ड एट हिम, उसने उस व्यक्ति की तरफ देखा। कंपैशनेटली, सहानुभूति जताते हुए। विद हर हैवी आइज़, अपनी भारी आंखों से, यानी कि अपनी आंखों में दुख लेते हुए, सहानुभूति जताते हुए उसने उस व्यक्ति की तरफ देखा। एंड देन, और फिर उसके बाद, सी नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया कि दैट द मैन वाज अफ्रेड, कि उस व्यक्ति को डर लग रहा था, वो डर रहा था। वह क्यों डर रहा था? उसके मन में दो बातें। वह क्यों डर रहा था कि इधर या तो ही हैज़ स्टोलन समथिंग, कि या तो उसने कुछ चीज़ चोरी कर ली है, और एल्स, या फिर ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, या फिर वो जेल से भागा हुआ है। उसको इन दोनों बातों में से किसी एक बात पर संदेह हुआ। सी थॉट, उसने सोचा। एंड एडेड क्विकली, और उसने जल्दी से आगे बात कही। यू मे बी श्योर कैप्टन, की कैप्टन आप श्योर हो सकते हैं, आप निश्चिंत हो सकते हैं। दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली, कि आपको उतनी ही आसानी से आपको भेज दिया जाएगा। एज यू केम, कि जितनी आसानी से, यानी कि जितनी स्वतंत्रता के साथ आप यहाँ पर आए हैं, उसी स्वतंत्रता के साथ आपको भेज दिया जाएगा। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस आवर क्रिसमस ईव, कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारे इस क्रिसमस की इवनिंग के लिए हमारे पास रुक जाइए। आगे इसमें लिखा है कि सी सेड दिस, उसने इस बात को ऐसे कहा। इन सच अ फ्रेंडली मैनर, कि इतने मित्रवत तरीके से कहा। दैट, कि द रेड ट्रैप पैडलर, कि उस चुएदानी को बेचने वाला व्यक्ति, मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि उसे ज़रूर उस महिला पर यकीन हो गया होगा। उसने इतने मित्रवत तरीके से उससे आग्रह किया। ऐसा महसूस करने के बाद वह व्यक्ति बोलता है कि इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड टू मी, कि यह बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आती। दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ, कि आप मुझे लेकर इतनी चिंतित हो जाएंगी। मिस, ही सेड, उसने कहा, आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत ही आपके साथ चलता हूँ। आगे इसमें लिखा है कि ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और उसके बाद उसने वो बड़े बड़े रोए वाला कोट स्वीकार कर लिया। विच द वॉलेट हैंडेड हिम, जो कि उसके नौकर ने उसको बड़े ही सम्मान के साथ झुक कर के नमस्कार करके उसके दिया। विद अ डीप बो थ्रू इट ओवर हिज रैग, और उसने वह कोट अपने फटे हुए कपड़ों के ऊपर ही पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और उस युवती के पीछे पीछे चल दिया बाहर खड़े वाहन तक। विदाउट प्रिंटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ, जो हैरान हुए जितने भी वहाँ पर लोहे का काम करने वाले ब्लैक स्मिथ्स थे, उनकी तरफ देखे बिना। एज मच एज अ ग्लैंस, कि जिस तरीके से वे उसको देख रहे थे, उसने उनकी तरफ बिल्कुल भी नज़र नहीं की। जिस तरीके से वे हैरान होकर के उसकी तरफ देख रहे थे, उसने उनकी तरफ एक बार भी नज़र नहीं की, और सीधा उस महिला के पीछे पीछे हो लिया। लेकिन वाइल ही वॉज राइडिंग अप, कि जब वो उस कार में बैठ करके, यानी कि उस वाहन में बैठ करके उस बड़े घर की तरफ जा रहा था, टू द मैनर हाउस, ही हैड एविल फॉरबिडिंग्स, उसके मन में अनिष्टता के विचार आ रहे थे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और इसी बात को विचार करते हुए उसके दिमाग में एक बात और भी चल रही थी। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, कि मुझ जैसे बुरे व्यक्ति ने उस आदमी के पैसे चोरी ही क्यों किए। ही थॉट, उसने सोचा। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, कि अब मैं जाल में फंस गया हूँ। एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और मैं कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाऊँगा। आगे इसमें बताया गया है कि द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, और अगले दिन क्रिसमस ईव था, यानी कि क्रिसमस की संध्या का प्रोग्राम था। एंड वैन, और जब द आयरन मास्टर, और जब उस लोहे के कारखाने का मालिक यानी कि आयरन मास्टर, केम इनटू द डाइनिंग रूम, खाना खाने के कक्ष में पहुंचा। फॉर ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता करने के लिए। ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन, उसने पूर्ण शांति से
एक बात सोची, वो बात क्या थी कि शायद ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, यानी कि जो उसके सेना का जो पुराना जो साथी था, उसने पूर्ण तरीके से यानी कि पूरी तसल्ली के साथ उसने सोचा कि शायद whom he had run across so unexpectedly, यानी कि जब उसे वो मुलाकात हुई वो यूं ही मुलाकात हो गई, यानी कि वो अचानक से मुलाकात हो गई। और आगे फिर वो ये भी विचार करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वी मस्ट सी टू इट, कि हमें इस बात पर ध्यान देना होगा दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, कि उसका जो ये बिल्कुल दुबला पतला जो शरीर है, सबसे पहले उसके शरीर पर कुछ मांस और चढ़ जाए, यानी कि वो थोड़ा हट्टा कट्टा और हो जाए, हमें इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। ही सेड टू हिज डॉटर, वह जो कारखाने का जो मालिक है वो अपनी बेटी से कहता है, हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो कि उस डाइनिंग टेबल पर खाना परोसने में बिजी थी। एंड देन, और उसके बाद वी मस्ट सी दैट, और उसके बाद हमें इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू दैन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, और हमें इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि इस पूरे देश में जगह जगह भटक करके चूहेदानी बेचने की बजाय उसे कुछ और कार्य मिल जाए करने के लिए। यानी कि यहाँ पर जो कारखाने का मालिक है उस व्यक्ति के अच्छे समय के बारे में, अच्छे भविष्य के बारे में सोचते हुए बोलता है कि सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि उसके हड्डियों पर कुछ मांस चढ़ जाए, यानी कि वो एकदम ताकतवर हो जाए, कुछ हट्टा कट्टा हो जाए, खाना पीना उसका अच्छा हो जाए। और फिर वो अपने बेटे से ये भी कहता है कि हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि उसे चूहा बेचने के लिए जो ये पूरे देश में जगह जगह भटकता है, इस काम के अलावा उसको कोई दूसरा काम मिल जाए ताकि वो कुछ अच्छा काम कर पाए। आगे इसमें लिखा है कि इट्स क्लियर, कि यह बड़ी हैरानी की बात है, दैट की थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, कि जो हालात तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरे बीते हैं। ये बहुत ही अजीब सी बात है, बड़ी विचित्र बात है। सेड द डॉटर, उसकी बेटी ने कहा, लास्ट नाइट, पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक, कि मतलब मैंने पिछली रात यह नहीं सोचा था कि देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड पर्सन, कि मतलब पिछली रात मुझे ख्याल नहीं आया कि पिछली बार मैंने ये नहीं सोचा कि उस आदमी में ऐसा कुछ है कि जिससे कि यह प्रतीत हो कि वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो आगे इसमें उसको जवाब मिलता है कि यू मस्ट हैव पेशेंस, कि तुम्हें धैर्य रखना होगा। माई लिटिल गर्ल, कि मेरी प्यारी बेटी तुम्हें धैर्य रखना होगा। सेड द फादर, उस पिता ने कहा, एज सुन एज, जैसे ही गेट्स क्लीन, जैसे कि वो साफ़ सुथरा हो जाएगा, एंड ड्रेसअप, और अच्छे कपड़े पहनेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, कि तुम्हें वो कुछ अलग ही नज़र आएगा। लास्ट नाइट, पिछली रात, ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, कि पिछली बार वो स्वाभाविक रूप से बड़ा ही घबराया हुआ था। और आगे फिर वो कहता है कि द ट्रैम्प मैनर, और जो उसके घुमक्कड़ वाले जो हाव भाव हैं, विल फॉल अवे, वो अचानक से दूर हो जाएंगे, फ्रॉम हिम, उससे, विद द ट्रैम्प क्लॉथ, यानी कि जब वो अपने सड़े गले जो कपड़े उनको दूर करेगा तो उससे उसके जो घुमक्कड़ वाले हाव भाव हैं वो भी दूर हो जाएंगे। यानी कि जब वो नए कपड़े पहनेगा, अच्छा साफ़ सुथरा हो जाएगा, तो उसके ये हाव भाव है, यानी कि जिससे कि वो गरीब घुमक्कड़ जो नज़र आता है, उसके जो हाव भाव है वो भी सब दूर हो जाएंगे। यानी कि तुम थोड़ा धैर्य रखो, तुम्हें वो एक अलग ही व्यक्ति नज़र आएगा। आगे इसमें लिखा है कि जस्ट एज ही सेड दिस, कि जैसे कि उसने ये बात कही, द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और वो अजनबी अंदर आ गया। यस, जी हाँ, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, कि जी हाँ, वो वास्तव में बहुत ही साफ़ सुथरा नज़र आ रहा था, एंड वेल ड्रेस्ड, और अच्छे कपड़े पहने हुए थे। द वॉलेट हैड बाथ हिम, कि जो उनका नौकर था उसने उसको नहलाया था, कट हिज हेयर, उसके बाल काटे थे, एंड सेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी भी बनाई थी। मोरेवर, और इसके अलावा और बात यह भी थी कि ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स, कि उसने उन कपड़ों में से एक अच्छा दिखने वाला सूट उसको पहनाया हुआ था, विच वॉज बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो कि उस आयरन मास्टर का था। ही वॉर ए वाइट शर्ट, उसने एक सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी, एंड आ स्ट्रेच कॉलर एंड होल शूज़, और उसने एक स्ट्रेच कॉलर भी पहना हुआ था जो कि एकदम कड़क कॉलर था, एंड होल शूज़, और पूरा समूचा एक जूते का सेट भी पहना हुआ था। यानी कि बहुत अच्छे जूते पहने हुए थे जो कि पूरी तरीके से अच्छे नज़र आ रहे थे। आगे इसमें लिखा है कि बट ऑल दो, लेकिन यद्यपि हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, कि यद्यपि उसका जो मेहमान था वो बहुत अच्छा नज़र आ रहा था, बड़ा सुंदर नज़र आ रहा था, बड़ा लुभावना नज़र आ रहा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन जो आयरन मास्टर यानी कि जो कारखाने का जो मालिक है, जो उस लड़की का पिता है, वो उसको देख करके खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम, उसने उसको देखा, विद पकड़ ब्रो, कि उसने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए और अपने माथे पर सलवटे लाते हुए
उसको देखा और वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और यह समझना बहुत आसान था, यानी कि वो बहुत जल्दी समझ गया दैट कि व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो, कि जब उसने उस अजनबी व्यक्ति को देखा था, इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, कि उस भट्टी से निकलने वाले अस्पष्ट जो प्रकाश था उसमें जब उसने उस व्यक्ति को देखा था, ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, कि शायद उससे गलती हो गई होगी, बट लेकिन दैट नाउ, लेकिन अब, व्हेन ही स्टूड देयर, जबकि अब वो वहाँ पर खड़ा था, इन ब्रॉड डेलाइट, दिन के उजाले में, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम, कि अब उसको पहचानना असंभव है, फॉर एन ओल्ड एक्वेटेंस, कि उसको अपने पुराने मित्र के रूप में पहचानना असंभव, यानी कि जब उसने उसको भट्टी के पास देखा था तो उससे शायद वो मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन जब वो दिन के उजाले में उसके सामने खड़ा हुआ है तो अब उसको पहचानने में उससे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। यह असंभव सी बात है कि कब अब कोई मिस्टेक हो। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, और वह पूरी गरज के साथ बोला, बड़े गुस्से से बोला कि इसका क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसमुलेट, और उस अजनबी व्यक्ति ने उनको धोखा देने की जरा भी कोशिश नहीं की। ही सो एट वंस, उसने तुरंत ही देखा, दैट द स्पेंडर हैड कम टू एंड, कि जो शान शौकत उसको दी गई थी अब उसका अंत हो गया था। उसने ये सब देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, फिर उस अजनबी व्यक्ति ने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है श्रीमान। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पोअर ट्रेडर, कि मैंने एक गरीब और दरिद्र और घुमक्कड़ व्यापारी के अलावा कुछ और बनने की कभी भी ढोंग नहीं की, कभी भी कोई बहानेबाजी नहीं की। एंड और आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स, कि मैंने सिर्फ और सिर्फ उस ढलाई घर के अंदर रुकने के लिए ही प्रार्थना की थी, मैंने इसी चीज़ की रिक्वेस्ट की थी। बट लेकिन नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ, कोई भी नुकसान नहीं हुआ एट पोस्ट। और बुरे से बुरे बात यह होगी कि आई कैन पुट ऑन माई रैग अगेन, कि मैं अपने फटे पुराने कपड़े दोबारा पहन सकता हूँ, एंड गो अवे, और मैं यहाँ से जा सकता हूँ। आगे इसमें लिखा है कि वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, और थोड़ा हिचकिचाते हुए उस आयरन मास्टर ने, यानी कि कारखाने के मालिक ने कहा कि अच्छा। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट इधर, कि यह इतनी भी ईमानदारी वाली बात नहीं थी। यू मस्ट एडमिट, कि तुम्हें अवश्य मानना होगा, दैट आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, कि मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी, इफ़ द शेरिफ, कि अगर न्याय अधिकारी वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, कि इस मामले में, कि अगर कोई न्यायिक अधिकारी कुछ कहे इस मामले में तो मुझे उस चीज़ में कोई हैरानी नहीं होगी। द ट्रैम्प टूक अ स्टेप फॉरवर्ड, कि उस घुमक्कड़ व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया, एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, और बड़ी जोर से एक मुक्का उस टेबल पर मारा। आगे इसमें लिखा है कि नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, कि अब मैं आपको बताऊंगा मिस्टर आयरन मास्टर, कि मिस्टर आयरन मास्टर, अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ थिंग्स आर, कि मामला क्या है। ही सेड, उसने कहा, दिस ओल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, कि जो पूरा संसार है ये कुछ नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी चुवेदानी है। और द गुड थिंग, इसमें सभी की सभी अच्छी चीज़ें दैट आर ऑफर टू यू, जो कि आपको मिली हैं, आर नथिंग, वो कुछ नहीं है बल्कि चीज़िंड, की पनीर की भारी परत, एंड बिट्स ऑफ पोर्क, और वो मांस के टुकड़े हैं, सेट आउट ड्रैग अ पुअर फेलो, और एक गरीब व्यक्ति को फंसाने के लिए, इनटू ट्रबल, और उसको खतरे में डालने के लिए, यानी कि उसको नुकसान पहुंचाने के लिए है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एंड इफ़, और अगर द शेरिफ कम्स नाउ, कि अगर न्याय अधिकारी यहाँ पर आएगा, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और इस कार्य के लिए मुझे जेल में डाल देगा, देन यू, और फिर आप मिस्टर आयरन मास्टर, श्रीमान आयरन मास्टर, मस्ट रिमेंबर दैट, आप इस बात को ज़रूर याद रखना कि अ डे कम, एक दिन जरूर आएगा, व्हेन यू योर सेल्फ में वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क, कि आप भी ऐसे मांस के बड़े टुकड़ों को चाह सकते हो, एंड देन, और फिर यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और फिर आप भी उस जाल में फंस जाओगे। आगे इसमें लिखा है कि द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ, इस बात को सुन करके कारखाने का मालिक हंसने लगा। दैट वाज नॉट सो बैडली सैड, कि तुमने जो बात कही है वो इतनी भी बुरी नहीं है, माई गुड फेलो, मेरे प्यारे मित्र। परहैप्स, शायद, वी शुड लेट द शेरिफ अलोन, कि हमें उस न्यायाधिकारी की बात को तो छोड़ देना चाहिए, ऑन क्रिसमस ईव, इस क्रिसमस की संध्या के समय पर,
बट नाउ लेकिन अब गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, कि जितना जल्दी हो सके, जितनी तेज़ी से हो सके तुम यहाँ से अब निकल जाओ। आगे इसमें कहा जाता है कि बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, कि जैसे ही कि वह अजनबी व्यक्ति दरवाज़ा खोल रहा था, द डॉटर जो बेटी है उस बेटी ने कहा, आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टुडे, कि मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को हमारे साथ आज रुकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए। एंड विद दैट, और इसी शब्दों के साथ शी वेंट एंड क्लोज द डोर, वह आगे बढ़ी और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, अरे ये तुम कर क्या रही हो, सेड द फादर, उस पिता ने उस अपनी बेटी से पूछा। द डॉटर इज स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड, और बेटी वहाँ पर थोड़ी घबराई हुई खड़ी रही। एंड हार्डली, और शायद ही न्यू दैट वट टू आंसर, और शायद ही उसे इस बात का पता होगा कि अब क्या जवाब दिया जाए। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, कि उस समय उसने बहुत ही अच्छा महसूस किया। वैन, जब, शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमस मेसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री फ्रेंड्स, कि उसने बहुत ही अच्छा महसूस किया कि बिल्कुल घर की तरह महसूस कराने के लिए उस क्रिसमस वाले दिन वह एक गरीब भूखे व्यक्ति के लिए घर जैसा महसूस कराने की कोशिश में लगी हुई है। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, कि वो उस विचार को छोड़ नहीं सकती, यानी कि जो विचार जो उसने सुबह सोचा था वह उस बात से पीछे नहीं हट सकती। एंड और दैट वाज वाई, और इसीलिए शी हैड इंटरसेडेड फॉर द वॉगबॉन्ड, और इसलिए उसने अपने पिता से उस व्यक्ति पर थोड़ी दया करने के लिए प्रार्थना की। आगे इसमें लिखा है कि आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, कि अब मैं यहाँ इस अजनबी व्यक्ति के बारे में सोच रही हूँ। सेड द यंग गर्ल, उस लड़की ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स होल द ईयर लॉन्ग, कि वह पूरे साल भर सिर्फ चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, यानी कि वो हमेशा घूमता ही रहता है। एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट एनी सिंगल प्लेस, और शायद ही कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी इन द होल कंट्री, इस पूरे देश में, वेयर ही इज़ वेलकम, कि जहाँ पर इसका थोड़ा बहुत स्वागत भी किया जाए। एंड कैन फील एट होम, और जहाँ पर इसको अपने घर जैसा महसूस हो। वेर एवर ही टर्न्स, कि जहाँ भी वो जाता है, ही इज़ चेस्ड अवे, उसको वहाँ से भगा दिया जाता है। एंड ऑलवेज, और हमेशा, ही इज़ अफ्रेड, वो हमेशा डरा हुआ रहता है। और बीइंग अरेस्टेड, यानी कि हमेशा उसे पकड़े जाने का या फिर गिरफ्तार होने का डर रहता है। एंड क्रॉस एग्जामिन, और उसे सवाल जवाब पूछे जाने का डर रहता है। I should like to have him enjoy a day of peace with us here, कि मैं चाहूँगी कि वो कम से कम हमारे साथ एक सुख की चैन ले और थोड़ा बहुत आनंद ले। जस्ट वन इन द होल ईयर, इस पूरे वर्ष में कम से कम एक बार तो उसे सुख शांति मिले, मैं यही चाहूँगी। आगे इसमें लिखा है कि द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, कि जो आयरन मास्टर है वो अपनी लंबी सी दाढ़ी में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बुड़बुड़ा, यानी कि वो मंदी मंदी आवाज़ में कुछ बोल रहा था। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, कि वह अपनी बेटी के शब्दों का विरोध नहीं कर सका, यानी कि वो अपनी बेटी को मना नहीं कर सका। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक, यह एक गलती थी, ऑफकोर्स कि वास्तव में यह एक गलती थी। शी कंटिन्यूड, आगे उसकी बेटी ने कहा कि वास्तव में यह एक गलती थी। बट एनीवे, लेकिन जो भी हो, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, वी ought टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग, कि हमें उस आदमी को यहाँ से भगा देना चाहिए। whom वी हैव asked टू कम here, जिसको हमने यहाँ पर बुलाया है। एंड और टू whom वी आर हैव promised क्रिसमस चीयर, और जिसको हमने एक वादा किया है जिससे कि वो क्रिसमस की इवनिंग का यहाँ पर आनंद ले सके। आगे इसमें लिखा है कि यू डू प्रीच वर्स देन ए पर्सन, कि तुम पादरी से भी कहीं ज़्यादा खराब उपदेश करते हो, यानी कि तुम्हारे जो उपदेश है वो पादरी से भी ज़्यादा बेकार होते हैं। सेड द आयरन मास्टर, उस आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को कहा। आगे फिर वो विचार करता कहता है कि आई ओनली होप, कि मुझे सिर्फ यही आशा है कि यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, कि तुम्हें कहीं इस पर पछताना न पड़े, यानी कि तुम जो इसकी सेवा करना चाहती हो, इसको आनंद देना चाहती हो, इस क्रिसमस ईव पर इसको रोकना चाहती हो, तो कहीं तुम्हें इस पर पछताना न पड़े। आगे इसमें लिखा है कि द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल, कि उसके बाद जो उसकी बेटी है वह उस अजनबी व्यक्ति को हाथ पकड़ करके उस खाने की टेबल पर लेकर के जाती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, और अब यहाँ पर बैठ जाइए और खाना खाइए। सी सेड, उसने उस अजनबी व्यक्ति को कहा। फॉर, क्योंकि शी कुड सी दैट, क्योंकि वो महसूस कर सकती थी,
हर फादर हैड गिवन अप, कि उसके पिता ने अब हार मान लिया, यानी कि अब उसके पिता उसका कोई विरोध नहीं कर सकते। आगे इसमें लिखा है कि द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, यानी कि उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने एक शब्द भी नहीं कहा, उसने कुछ भी नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन, वह सिर्फ वहाँ पर बैठा, एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और खुद ही वहाँ पर खाना खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम, और समय समय पर, एंड समय समय पर ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, कि बीच बीच में वह उसकी बेटी को देखता रहा। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, कि जिसने उसके पिता से उस पर दया करने के लिए प्रार्थना की थी। वाई हैड शी डन इट, कि उसने ऐसा क्यों किया है। वट कुड द क्रेजी आइडिया बी, कि अब और क्या बुरा विचार हो सकता है, अब वो अपने मन में यह सोच रहा है। आफ्टर दैट, उसके बाद, क्रिसमस ईव एट राम्सो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, कि उसके बाद जो क्रिसमस की जो इवनिंग का जो समय था वो राम्सो में ठीक उसी तरीके से बीता जैसे कि वो हमेशा बीतता है। द स्ट्रेंजर डिड नॉट काउज एनी ट्रबल, कि उस अजनबी व्यक्ति ने कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश नहीं की, यानी कि उसने कोई भी नुकसान नहीं किया। बिकॉज, क्योंकि, ही डिड नॉट नथिंग बट स्लीप, क्योंकि वह उसने कुछ भी नहीं किया सिवाय सोने के, वो सिर्फ सोता रहा। द होल फोरनून, और दोपहर से पहले पूरे के पूरे समय ही ले ऑन द सोफ़ा, कि वो सोफ़ा पर लेटा रहा। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, कि वहाँ के किसी एक गेस्ट रूम में। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और पूरा पसर करके वो सोता रहा। एट नून, और दोपहर में। दे वॉक अप हिम, उन्होंने उसको जगाया। सो दैट, ताकि, ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, कि ताकि वह क्रिसमस पर जो बना भोजन था उसमें वो अपना हिस्सा ले सके और खा सके। बट आफ्टर, लेकिन उसके बाद। दैट ही स्लेप्ट अगेन, कि उसके बाद वो फिर से सो गया। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, एज दो, मानो कि, फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सारे वर्षों से, ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एज सेफली, कि वो इतनी शांति से और इतनी सुरक्षा के साथ कभी नहीं सो पाया। एज हेयर एट रैम्सो, कि जैसे कि वो यहाँ पर रैम्सो में सो रहा है। आगे इसमें लिखा है कि इन द इवनिंग, और शाम को। व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, कि जब क्रिसमस ट्री को प्रकाशित किया गया। दे वॉक हिम अप अगेन, उन्होंने उसको दोबारा जगाया। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम, कि वो ड्राइंग रूम में थोड़ी देर के लिए ऐसे खड़ा रहा। ब्लिंकिंग, और आंखें टिमटिमाता रहा, मानो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, जैसे कि मोमबत्ती की रोशनी उसको नुकसान पहुंचा रही हो। बट आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद। ही डिसअपियर्ड अगेन, वो वहाँ से फिर से चला गया। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे के बाद। ही वॉज अरोज्ड वंस अगेन, कि 2 घंटे के बाद उसको फिर से जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू डाइनिंग रूम, कि इस बार उसको नीचे खाने के कमरे में जाना था। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरेज, और इस बार उसको क्रिसमस फिश यानी कि क्रिसमस मछली और दलिया खाना था। और आगे इसमें बताया गया है कि एज सुन एज, और जैसे ही दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, वे खाना खाकर उस टेबल से उठे। ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के पास हो गया। एंड सेड थैंक यू, और उनको धन्यवाद दिया। एंड गुड नाइट, और उनको गुड नाइट बोला। बट वैन, लेकिन जब ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वह उस लड़की के पास गया। शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट, उसने उसको समझाया कि इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर, कि यह उसके पिता की इच्छा है कि जो सूट वो पहने हुए हैं वॉज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट, कि वह उसके लिए क्रिसमस का तोहफा है। एंड ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, और उसे वो वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड और इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव, और अगर वो अगली क्रिसमस ईव भी मनाना चाहता है इन द प्लेस वेयर, उस जगह पर जहाँ पर ही कुड रेस्ट इन पीस, कि जहाँ पर वो बड़ी शांति से आराम कर सके। एंड बी श्योर, और वो आश्वस्त हो सके दैट, कि नो एविल वुड बिफॉल हिम, कि वहाँ पर उसको कोई भी नुकसान या फिर कोई भी उसको समस्या नहीं होने वाली। ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, कि उसका फिर से वहाँ पर स्वागत किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर वह लड़की ये कहना चाहती है कि यह उसके पिता की इच्छा है कि जो कोट वो पहने हुए है वह उसको क्रिसमस का तोहफा माने, और अगर वो दोबारा क्रिसमस ईव में शामिल होना चाहता है और ऐसी जगह पर वो आना चाहता है जहाँ पर वो बड़े आराम से आराम कर सके, शांति महसूस कर सके, तो वहाँ पर
वो पूरी तरीके से बेनिश्चिंत हो जाए कि वहाँ पर उसका कोई भी नुकसान नहीं होगा, उसकी कोई भी हानि नहीं होगी, बल्कि ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, कि उसका फिर से वहाँ पर स्वागत किया जाएगा। आगे इसमें लिखा है कि द मैन विद द रेड ट्रैप, कि चूहेदानी वाला जो व्यक्ति था, डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, इस बात को उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, कि वह सिर्फ उस लड़की की तरफ देखता रहा, इन बाउंडलेस अमेजमेंट, की एक असीम आश्चर्य के साथ, यानी कि उस आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी, एक बहुत गहरे आश्चर्य के साथ वह उस लड़की की तरफ देखता रहा। और आगे इसमें बताया गया है कि द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप इन गुड सीजन, बड़े अच्छे मन के साथ, यानी कि बड़े अच्छे से वो जागे, टू गो टू अर्ली क्रिसमस सर्विस, सुबह सवेरे जो क्रिसमस प्रार्थना है वहाँ जाने के लिए वो बड़ी जल्दी जागे, बड़े अच्छे मन के साथ वो जागे। देयर गेस्ट, और जो उनका मेहमान था, वाज स्टिल स्लीप, वो अभी भी सोए हुए था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसको परेशान नहीं किया। वैन, और जब एट अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे, दे ड्रो बैक फ्रॉम द चर्च, जब वो चर्च से वापस आने के लिए गाड़ी में बैठे, द यंग गर्ल सैट, वह लड़की बैठ गई, एंड हंग हर हेड, और अपने सिर को नीचे लटका लिया, इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, और सामान्य से कहीं अधिक निराश होते हुए अपना सिर नीचे लटका लिया। एट चर्च शी हैड लर्न, कि चर्च में उसको पता चला, दैट कि वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ द आयरन वर्क हैड बीन रॉब्ड, कि उसको ये पता चला कि जो बहुत पहले जो उस लोहे के कारखाने में कार्य करने वाले जो पार्टनर थे, उनमें से एक बूढ़े पार्टनर को रॉड बाय, उसको लूट लिया गया है, बाय अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप, जो कि जगह जगह घूम घूम करके चूहेदानी बेचा करता था। यस, हाँ, दैट वाज ए फाइन फेलो, कि ये वही अच्छा आदमी था, यू लेट इन द हाउस, जिसको तुमने घर में आने दिया, सेड हर फादर, उसके पिता ने उसको कहा। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट, कि मुझे सिर्फ इसी बात की हैरानी है कि कितनी चांदी की चम्मच अभी बची होंगी, इन द कबर्ड बाय दिस टाइम, कि अभी तक उस अलमारी में कितनी चांदी की चम्मच बची होंगी, यानी कि उसके पिता को ये लग रहा है कि वो चोरी करके भाग गया होगा। आगे इसमें लिखा है कि द वैगन, यानी कि वह कार, वह गाड़ी जिस गाड़ी में वो चर्च गए थे, हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप, जो कि घर के सामने वाली सीढ़ी पर आकर रुकी ही थी। वैन, जब, द आयरन मास्टर आस्क्ड द वॉलेट, कि जब आयरन मास्टर ने अपने नौकर से पूछा, वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, कि क्या अभी भी वो अजनबी वहाँ पर ही है। ही एडेड दैट, उसने आगे यह भी बताया, दैट ही हैड हर्ड, कि उसने सुना है, एट द चर्च, चर्च में, दैट द मैन वाज ए थीफ, यानी कि जो आदमी उनके घर में रुका हुआ है, कि उसने चर्च में उसके बारे में सुना है कि वह एक चोर है। गया कि द वॉलेट आंसर्ड, और नौकर ने जवाब दिया कि द फेलो हैड गॉन, कि वह व्यक्ति यहाँ से जा चुका है। एंड दैट, और यह है कि ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, और वो यहाँ से अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर के गया, यानी कि उसने यहाँ से कुछ भी चोरी नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत, यानी कि उसने यहाँ से कुछ भी चोरी नहीं किया है, और इसके उल्टे, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विच मिस विल्मेंसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज क्रिसमस प्रेजेंट, कि बल्कि वह यहाँ पर एक छोटा सा पैकेट छोड़ करके गया है, जो कि मिसेज विल्मेंसन वाज टू बी काइंड, जो कि वह बड़ी कृपा होगी कि वो अगर इसको एक्सेप्ट कर ले, एज क्रिसमस प्रेजेंट, जो कि क्रिसमस तोहफे के रूप में वह एक पैकेट छोड़ करके गया है। और आगे इसमें बताया गया कि द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, और उस लड़की ने वह पैकेट खोला, विच वाज सो बैडली डन अप, जिसको बहुत ही बुरी तरीके से बांधा गया था, वह इतनी बुरी तरीके से बांधा गया था, दैट द कंटेंट केम इनटू व्यू एट वंस, कि तुरंत ही उसको ये पता चल गया था कि उसके अंदर क्या है। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और वह खुशी से चीख पड़ी। शी फाउंड ए स्मॉल रेड टैप, कि उसको उस पैकेट में एक छोटी सी चुएदानी मिली, एंड और इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner नोट्स, और उस चुएदानी के अंदर 3 सलवटे खाए हुए क्रोनर भी पड़े थे। एंड दैट वाज नॉट ऑल, और सिर्फ यही नहीं था, इन द ट्रैप, उस चुएदानी में, ले ऑल्सो लेटर, उस चुएदानी में एक पत्र भी पड़ा हुआ था, रिटन इन लार्ज जैक्ट लेटर, जो कि बहुत ही बड़े और टेढ़े मेढ़े अक्षरों के साथ लिखा हुआ था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि ऑनर्ड एंड नोबल मिस, की आदरणीय और कुलीन कुमारी,
सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, कि आप सारा दिन मेरे प्रति बहुत अच्छी रही है। एज इफ, जैसे आई वॉज अ कैप्टन, कि जैसे कि मैं एक कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, कि मैं भी आपके प्रति अच्छा रहना चाहता हूँ। इन रिटर्न, बदले में। एज इफ, जैसे आई वॉज अ रियल कैप्टन, कि जैसे मैं एक सचमुच में कैप्टन हूँ। फॉर, क्योंकि। आई डोंट वांट, क्योंकि मैं नहीं चाहता। यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीव, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस क्रिसमस के मौके पर एक चोर के द्वारा एम्बेरेस हो, यानी कि शर्मिंदा हो। बट, लेकिन। यू कैन गिव बैक द मनी, कि आप ये पैसे वापस कर सकते हैं। टू द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति को। ऑन द रोड साइड, जो कि सड़क के किनारे पर है। हु हैज़ द मनी पाउच, जिसके पास एक पैसे का थैला है। हैंगिंग ऑन द विंडो, जो कि उसने अपनी खिड़की पर लटकाया हुआ है। विंडो फ्रेम, यानी कि जो कि उसने अपनी खिड़की के फ्रेम पर लटकाया हुआ है। एज ए बेट फॉर ए पुअर वंडरर, कि एक गरीब, जो कि घुमक्कड़ गरीब व्यक्ति है, उसको लालच में डालने के लिए। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रेड, कि जो चूहेदानी है ये आपके लिए क्रिसमस का तोहफा है एक ऐसे चूहे की तरफ से। हु वुड हैव बीन कॉट, जो कि पकड़ा जाता। इन दिस वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, जो कि इस संसार की चूहेदानी में पकड़ा जाता। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, कि अगर उसको कैप्टन नहीं बनाया जाता। बिकॉज, क्योंकि। इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इसी तरह से उसको खुद को साफ करने की शक्ति भी मिली है, यानी कि उसे खुद को बदलने की शक्ति भी मिली। रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, की मित्रता और बड़े सम्मान के साथ लिखा हुआ यह पत्र। और नीचे उसने लिखा कैप्टन वॉन स्टेहल। और पत्र के अंत में उसने कैप्टन वॉन स्टेल ही लिखा, क्योंकि इसी नाम के सहारे वह उस घर में गया था। यानी कि उस परिवार ने उसको कैप्टन वॉन स्टेल ही माना, और वही मानते हुए उसने वह पत्र उस युवती के नाम लिखा। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 12th क्लास की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 4 को स्टडी किया, जिसका नाम है द रेड ट्रैप, यानी कि चूहेदानी। आई होप कि आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुना होगा और एक एक बात को सीखने व समझने की कोशिश की होगी, और साथ साथ आपने अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में इसी चैप्टर से जुड़े क्वेश्चन सीरीज़ को लेकर के, और ये देखेंगे कि इस चैप्टर के बीच में और इस चैप्टर के अंत में आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उनके आंसर कैसे देंगे। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।